मेरे प्यारे बच्चों, आज ये चारों पंक्तियां हमारे कविता की आखिरी पंक्तियां हैं। आज ये कविता जो हम पढ़ा रहे थे, ये लास्ट लाइन हम पढ़ा रहे हैं। आज इसके बाद हम दूसरी कविता या व्याकरण को आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस कविता को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा, सुना, समझा, जाना, आपको लग रहा होगा कि इस समय मजदूर वर्ग की वो स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि ये कविता लिखी गई है। आप खुद लेखक के बारे में, रचयिता के बारे में देखे होंगे, कवि के बारे में पढ़े होंगे, तो वो उसमें जो है वो आज़ादी के पहले उनका जीवन था ना। तो जो काल था उसी के अनुसार उन्होंने लिखा है। उस समय मजदूरों के साथ जिम्मेदारी प्रथा थी, तो बहुत ही बुरा बर्ताव होता था ना। लेकिन आज भी कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि केवल जो है समाज में पैसे की अधिकता हो गई है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है। बात वहीं पर आकर टिक जाती है ना। जो सामान पुराने जमाने में लोग 1 रुपये में पाते थे, आज वही बहुत सारा पैसा देने के बाद मिलता है। उसका दाम बढ़ गया है सामानों का, तो मजदूर हर हालत में परेशान है ही। तो उतना अधिक प्रभाव का उस काल के अनुसार तो इस समय परेशानियां नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। लोग दुखदायी जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इन पंक्तियों का। नर समाज का भाग एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग एक है, इस लाइन का अर्थ है कि जितने भी समाज के लोग हैं, इसके दो अर्थ निकल के आ रहे हैं। देखिएगा, पहला एक अर्थ यह निकल के आ रहा है, जितने भी समाज के प्राणी हैं सबका एक ही भाग है। क्या भाग है? उनके श्रम और उनके भुजाओं का बल, उनके पौरुष जो प्राप्त करते हैं वही उनका भाग्य है। और एक तरीके से इसका अर्थ यह भी है कि नर समाज का भाग्य एक है, मतलब विधाता ने किसी के भाग्य में न ज्यादा लिखा न कम लिखा। समाज के जितने प्राणी हैं सबके भाग्य एक जैसे बनाए गए हैं, और वो भाग्य यह बनाए गए हैं कि वह श्रम वह भुजबल है, कि हे प्राणी, तुम धरती पर जा रहे हो और तुम जैसा परिश्रम करोगे, तुम जितना भुजाओं के बल का प्रयोग करोगे, तुम जितना उद्यम करोगे, उतना अपना भाग्य बनाओगे। और यदि नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग्य नहीं बन पाएगा। तुम निर्धन होकर जीवन जियोगे, तुम तरह तरह के दुख को प्राप्त करोगे। यही एक जो है लेखनी, यही एक विधाता की बात सभी के भाग्य में लिखी हुई है। कवि कह रहा है, ठीक है, कि नर समाज का भाग्य एक है। जितने भी समाज के प्राणी हैं वो भाग्य की बात उसमें कुछ नहीं लिखी हुई है कि किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। सबका भाग्य एक बराबर है, किसी को न ज्यादा लिखा न कम लिखा हुआ है। विधाता कुछ भी पहले से नहीं लिखा है, सब एकदम प्लेन करके भेजा है, ठीक है। और वह सब वह भुजबल है, और यदि भाग्य कोई बनाता है तो अपने भुजाओं के बल से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपनी एकाग्रता से वह अपने आप को राजा भी बना सकता है। और वह यदि ध्यान नहीं देता है तो रंक भी बना सकता है, भिखारी भी बना सकता है। ठीक, इस लाइन की इस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। विनीत मतलब होता है विनम्रता के साथ, नभ तल का मतलब होता है आकाश। पृथ्वी तो कहने की पृथ्वी समझ रहे हैं कि जिसके सम्मुख, किसके सम्मुख? श्रम और भुजबल, जो व्यक्ति परिश्रम करता है और उद्यम करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है ना, तो उसके सामने कौन झुक जाता है? पृथ्वी उसके सामने झुक जाती है। अर्थात यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जब मजदूर वर्ग मेहनत करते हैं तो वहां पे कभी इस तरीके से भावनात्मक रूप से अपनी बात रख रहा है, जब वह अपने परिश्रम के माध्यम से पसीने की बूंदें धरती माँ की गोद में प्रवाहित करता है मजदूर, तो धरती माँ उससे द्रवित हो जाती है। और द्रवित हो करके उस मजदूर को देखती है, उस समय उस मालिक को नहीं देखती हैं, उस मजदूर को देखती हैं, और उस मजदूर की इस परिश्रम को देख करके द्रवित हो जाती हैं, और वो निहाल हो जाती हैं और झुक जाती हैं। और क्या करती हैं? अपने उस संतान के लिए जितना उनमें सामर्थ्य होता है उतना अनाज उसको प्रस्तुत कर देती हैं, उसे प्रदान कर देती हैं कि तुम ये जितना मेहनत कर रहे हो तो मेरे अंक में जो कुछ भी है
वो मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। और इस तरीके से वह धन धान्य से उस खेत में भर देती हैं, पैदा कर देती हैं। क्यों क्यों किसके लिए पैदा कर देती हैं? उस मजदूर के लिए जो उनकी गोद में जा करके काम करता है, जो उनके आंचल में तरह तरह के परिश्रम को दिखाता है, उन्हें निहाल करता है, उन्हें खुश करता है। तब धरती माँ खुश हो जाती हैं और वह उसको अन्न जल से भर दे, उसके घर अन्न भंडार से भर देती हैं। उसके घर नहीं, उस जमीन में वो खुश होकर के प्रदान कर देती। किसके लिए? उस मजदूर के लिए, है ना। और विनीत नवतर है, और आकाश भी लोगों के उद्योग को देख करके, परिश्रम को देख करके, उनके साहस को देख करके मानो अपने 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 अंबर, अपने आकाश को, अपने क्षेत्र को लोगों के लिए प्रस्तुत कर देता है कि आप मेरा भी उपभोग कर सकते हैं, मेरे आवागमन का साधन मुझको बना सकते हैं। जैसे लगता है आकाश स्वयं भी उनको आशीष देता है, बरसात के माध्यम से बादल बरसता है। इस तरीके से आकाश भी जैसे कृपा कर देता है उन मजदूरों के ऊपर, क्योंकि ये सारे लोग कब झुकते हैं? जब किसी का परिश्रम देखते हैं। भाग्य नाम की चीज होती नहीं, यह ऊपर लिखा गया है। ठीक है, अगला देखें, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। अब यहाँ कवि इस प्रकार से बता रहा है कि सोचना चाहिए कि जिसने अपना परिश्रम किया, जिसने उद्योग किया, किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में, किसी भी कृषि क्षेत्र में, कहीं भी जिसने अपने परिश्रम के माध्यम से उन वस्तुओं को उत्पन्न किया, बनाया, सोचिए उनके परिश्रम से आप उन वस्तुओं को पा रहे हैं, उनके परिश्रम से आप धनी हो रहे हैं। कम से कम वो वस्तुएं तो उनके लिए अलग भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम यदि एक मजदूर खेती में काम करता है तो उसी के द्वारा वह अनाज पैदा किया गया है, तो उसे कुछ और मिले न मिले, लेकिन उसे उस अनाज के लिए भूखों मरना नहीं चाहिए। यदि वह उसी अनाज के लिए भूखों मर रहा है, जिस अनाज को वह धरती से प्रसन्नता से पैदा होने के लिए विवश कर दिया धरती को, और उसी अनाज के लिए वह तड़प के मर जाए, तो लानत है ऐसे महाजन को, लानत है ऐसे लोगों को, लानत है ऐसे जमींदार लोगों को, ऐसे धनवान लोगों को जो उन्हीं से धन पैदा करवाते हैं, उन्हीं को उसी चीज के लिए भूखों मरते हुए देखते हैं। ये मात्र किसान की बात नहीं, हर क्षेत्र की बात है। किसी भी उद्योग धंधे में जो वस्तु उत्पन्न हो रही है, कभी कह रहा है, उस वस्तु को के उत्पादन में जब मजदूर अपनी लगन लगा रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, पसीना गिरा रहा है, परिश्रम कर रहा है, वो वस्तु पैदा कर रहा है, तो दूसरी वस्तु उसे मिले ना मिले, लेकिन उस वस्तु का अभाव यदि उसके जीवन में होता है तो ये बहुत दुखद बात होती है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, जो जिस क्षेत्र से जुड़ा है, उसके बच्चों को, उसको स्वयं भी कम से कम उस वस्तु का अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, उसे तो कम से कम पीछे मत जाने दो उस क्षेत्र में, उसे उस वस्तु को कम से कम उसकी आवश्यकता भर को दे देना चाहिए। उसे मिलने का उसका अधिकार है, उसका हक है। ठीक है, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो, जिसने इस प्रकृति पर विजय प्राप्त की है और संसाधनों को उत्पन्न करने में आपका सहयोग किया। ठीक है, आपने अपना दिमाग लगाया, कोई इंजीनियर अपना दिमाग लगाता है, लेकिन मजदूर अपना परिश्रम लगाता है। वो दिमाग लगा के बनाया, लेकिन उसने परिश्रम लगा के उसको उसके बनाने में उतना ही मदद किया है। ठीक है ना। तो जब जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, तो जिसने अपने श्रम जल से इस प्रकृति से उन सुख की वस्तुओं को उत्पन्न करने में सहयोग किया, सबसे पहले उसे उस वस्तु को पाने का हक होता है, उसके बाद फिर दूसरे लोगों को मिलने का हक होता है। यह कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पर अपना मेन उद्देश्य स्पष्ट कर रहे हैं कि मजदूरों का भी अधिकार है, उन्हें भी श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। ये सारी बातें इन लाइनों के माध्यम से स्पष्ट की गई। देखिए बेटा, आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत कविता से क्या प्रेरणा मिलती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ मैंने बताया था कि आप अपने मन से पंक्तियां लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये 2 पंक्तियां भी आपके लिए नोट करके लिखा हुआ है, और अपने से भी आप इसमें लिखिएगा। ठीक है।